आइए बच्चों, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज पढ़ रहे थे, अर्थात अवयवों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। इसमें पहली संक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या अवयवों का योग। कोई दो अवयव अगर दिए हुए हैं जो समान ऑर्डर के हैं, समान क्रम, जिनकी कोट क्या है, समान है, उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और अगर अलग अलग कोट के अवयव दिए हैं तो उनको ऐड करना पॉसिबल नहीं है, उनको ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक। और ऐड करने योग्य अगर दो अवयव हैं, ए और बी, दोनों की ऑर्डर अगर समान है तो उनके योग का जो ऑर्डर आएगा, जो कोटि आएगी, वो भी क्या होगा, जो दिए गए अवयवों का कोटि होगा वही उसकी भी कोटि होगी। और उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, उसमें एलिमेंट्स होंगे जो दिए गए अवयव ए और बी हैं, उनके ए के संगत अवयवों को बी के संगत अवयवों से जोड़ करके जो अवयव बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ए प्लस बी कहेंगे। ये हो गया हमारा अवयवों का योग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अवयवों के योग के कुछ गुण पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। उसमें क्या था, क्रम विनिमय नियम था, साहचर्य नियम था, और क्या था, तत्समक, यही सब हम लोग पढ़े थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, अर्थात अवयवों का अंतर पढ़े थे। अवयवों के अंतर को भी हम तभी डिफाइन कर सकते हैं, तो कोई दो अवयव ए और बी को हम ए माइनस बी तभी निकाल सकते हैं, दो अवयवों का अंतर तभी निकाल सकते हैं जब दोनों अवयव क्या हों, समान कोट के हों। अर्थात दोनों की कोट क्या हो, दोनों का ऑर्डर अर्थात दोनों का क्रम समान होना चाहिए। दोनों m क्रॉस n या p क्रॉस q जो भी कोट हो सब इक्वल होनी चाहिए, तभी उनका अंतर डिफाइन होता है। ठीक। और इसके अंतर को भी हम कैसे, अंतर में जो अवयव a माइनस बी में अवयव क्या होंगे, वो क्या होंगे, अवयव ए का जो अवयव होगा उसमें से अवयव बी के जो संगत अवयव होगा उसको घटा करके जो अवयव मिलेंगे वो हमारे अवयव ए माइनस बी के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा तीसरा जो ऑपरेशन था अवयवों का, वो था अवयवों का अदिश्य गुणन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि इसमें किसी भी ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए अगर अवयव ए दिया है, उसमें हम कोई स्केलर 5 है, 10 है, 20 है, 25 कुछ भी है, अगर उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा 5a अगर बन के आएगा, निकलेगा, तो वो होगा अवयव ए के जितने भी अवयव हैं सारे अवयवों में जो है 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर हमारा 5a अवयव बन जाएगा, अर्थात अवयवों का अदिश से गुणन निकल जाएगा। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, अदिश गुणन के कुछ गुण थे, उसको भी देख लीजिएगा। फिर जो हमारा आता है चौथा नंबर, वो आता है कि अवयवों का गुणनफल, अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, किस तरह से हम किसी दो अवयवों का मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। ठीक, किस तरह से गुणन निकालते हैं। तो अभी हम लोगों ने जब a प्लस बी पढ़ा था तो वहाँ पे देखे थे कि a और b दोनों के ऑर्डर क्या थे, सेम थे। उसके बाद हम लोगों ने a माइनस बी पढ़े थे तो वहाँ पे भी देखे थे a और b के दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए था, सेम ऑर्डर होने चाहिए था, समान कोट होने चाहिए था। लेकिन यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं a और b कोई दो अवयवों का मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं, अर्थात a b अगर निकाल रहे हैं, कोई दो अवयव, एक अवयव a है, दूसरा अवयव b है, तो इसका जब हम गुणनफल निकालते हैं तो ये गुणनफल तभी परिभाषित होगा, तभी a इंटू बी हमारा क्या होगा, परिभाषित होगा, यदि a का जो ऑर्डर होगा मान लो m क्रॉस n है और b का ऑर्डर हमारा p क्रॉस q है। ठीक। तो इसका गुणनफल पॉसिबल नहीं होगा, ए बी हमारा नहीं निकलेगा। हमारा ए बी तभी निकलेगा जब अवयव एक के जो स्तंभ है, अवयव एक के स्तंभों की संख्या और अवयव बी के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो जाए। यदि इस अवयव में n इजिकल टू पी हो जाएगा तभी हम ए इंटू बी निकाल पाएंगे, तभी a इंटू बी परिभाषित होगा। अर्थात अवयवों के गुणनफल में हमें चेक करना होगा कि कोई दिया हुआ अवयव है तो उसका पहला अवयव के जो स्तंभों की संख्या होती है वो दूसरे अवयव की अगर पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाएगा तो हमारा a इंटू बी डिफाइन होगा, परिभाषित होगा, अर्थात a इंटू बी निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जा सकता। जब n और p
इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमारा जब a इंटू बी निकलेगा, गुणनफल निकल के आएगा, आव्यूहों का गुणनफल निकलेगा, तो उसका आर्डर क्या होगा? उसका आर्डर जो सेम है, अर्थात यन पहले आव्यूह के जो स्तंभ है, दूसरे आव्यूह को पंक्ति, उसको छोड़ करके जो पहले आव्यूह का पंक्ति है और दूसरे आव्यूह के स्तंभ है, उसका मल्टीप्लिकेशन हमारा जो है ए बी का क्या होगा? कोटि हो जाएगा। अर्थात आव्यूह ए और आव्यूह बी के जो गुणनफल की क्रम आएगा, कोटि आएगा, ऑर्डर निकलेगा, वो आव्यूह ए के पंक्तियों की संख्या इंटू आव्यूह बी के स्तंभों की संख्या का गुणनफल होगा। ठीक, इसको परिभाषा के रूप में हम कैसे देखते हैं, देख लीजिए। यदि ए तथा बी दो आव्यूह हों, यदि ए तथा बी, ए और बी, यदि ए तथा बी दो आव्यूह हों तो इनका गुणनफल ए बी, इनका गुणनफल क्या? ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या की क्या हो? बराबर हो। इसलिए यदि ए में क्या हो? यदि ए का ऑर्डर हो m क्रॉस p और बी का ऑर्डर क्या हो? बी का ऑर्डर हो p क्रॉस n, p क्रॉस n। इसलिए यदि ए का ऑर्डर m क्रॉस p और बी का ऑर्डर अर्थात बी की कोटि p क्रॉस n हो, अर्थात बी p क्रॉस n क्रम का आव्यूह हो, तो इनका गुणनफल जो निकलेगा a क्रॉस b, या इसको हम ए बी लिखते हैं, ए बी, ये मान लो अगर सी, ए बी बराबर अगर सी आएगा तो ये इस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो ये या फिर ये कोई भी मान लो ए बी बराबर सी माने हैं, अर्थात जो गुणनफल आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका क्रम क्या होगा? p छोड़ दो, बचा m n, अर्थात ये हमारा m क्रॉस n क्रम का क्या होगा? आव्यूह होगा। ठीक, ये तो हमारा ऑर्डर हो गया। फिर ये जो आव्यूह का गुणनफल निकल के आएगा ए बी, जिसको हम सी मान रहे हैं, तो इसमें आईवें और जेवें, आई जेवां अवयव क्या होगा? अर्थात इसका अवयव जो सी निकल के आ रहा है, इसका आई जेवां अवयव, एक मिनट, आई जेवां अवयव, कोई ना कोई आई जेवां अवयव होगा। तो आई जेवां अवयव क्या होगा? आई जेवां मतलब आई बी पंक्ति और जेवां स्तंभ अवयवों के गुणनफल ए बी का जो आई जेवां अवयव होगा, इसका मतलब वो क्या होगा? सी आई जे होगा। सी आई जे क्या होगा? जो गुणनफल निकल के आया है उसका, उसकी आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव, ये क्या होगा? ये जो है ए के, जो ए है, जो दिया हुआ अवयव था ए, तो ए के आईवीं पंक्ति, ए के आईवीं पंक्ति तथा बी के जेवें स्तंभ, ए के आईवीं पंक्ति और बी के जेवें स्तंभ के क्या है? संगत अवयवों के गुणनफल के योग से प्राप्त होता है। अर्थात अगर इसको इस तरह से दिखाया जाए कि मान लीजिए अगर कोई अवयव ए है जिसका अवयव है ए आई जे, ये क्या है? हमारा m क्रॉस p ऑर्डर का अवयव है। दूसरा अवयव b है जिसका अवयव है b आई जे, ये p क्रॉस n ऑर्डर का अवयव है। तो हमारा ए बी जो निकल के आएगा, ए बी, ये निकलेगा क्या? इसको गुणा करेंगे ए में अवयव ए आई जे m क्रॉस p का मतलब अगर इसको हम व्यापक रूप में एक्सप्लेन करके अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? इसमें कोई ना कोई पहली पंक्ति होगी, कोई ना कोई दूसरी पंक्ति होगी, इस तरह से कोई आईवीं पंक्ति होगी। और चूँकि इसमें पंक्तियों की संख्या, ए में पंक्तियों की संख्या m है, जो कोड दिया जाता है, कोड का पहला जो नंबर है वो क्या कहलाता है? पंक्तियों की संख्या। तो अर्थात यहाँ कोई ना कोई पंक्ति m पंक्ति होंगी, तो इसलिए इसके अवयव क्या होंगे? ए का अवयव होगा A11, A12, A12, फिर डॉट करके क्या हो जाएगा आगे? A1J, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, इस तरह से ये जेवां स्तंभ, फिर डॉट करके A1P। P क्यों? क्योंकि ए में पंक्ति स्तंभों की संख्या क्या है? P, ये चीज़। ठीक, उसके बाद दूसरी पंक्ति का अवयव क्या होगा? A21, A22, इस तरह से डॉट करके
A2 अर्थात दूसरी पंक्ति जेवा स्तंभ, फिर ऐसे ही करके आगे आएगा A2P। 2P क्यों? क्योंकि दूसरी पंक्ति और पीवा स्तंभ, क्योंकि अवयव ए M क्रॉस P ऑर्डर का है, अर्थात इसमें स्तंभों की संख्या क्या है? P है, 2P। ठीक, इसके बाद इस तरह से आगे चले जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यहाँ पे कहीं ना कहीं IV पंक्ति आ जाएंगी। IV पंक्ति आएगी तो अब हमारा एलिमेंट्स क्या होगा, अवयव क्या होगा IV पंक्ति का? I1 होगा, फिर I2 होगा। इस तरह से ये हमारा क्या होगा, अवयव ए का जनरल टर्म होगा AIJ, अर्थात IV पंक्ति और जेवा स्तंभ का अवयव हमारा ये AIJ होगा। और इस तरह से यहाँ पे क्या होगा AIP, और आगे ये हो जाएगा हमारा AM1 AM2 डॉट डॉट करके AMJ, इस तरह से AMP। ये हमारा अवयव ए हो गया। गुणे बी है तो गुणे बी लिखो, बी को भी जनरल अवयव के टर्म में लिख डालो। कैसे लिखोगे? B11 अर्थात पहली पंक्ति पहला स्तंभ, B12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। आगे यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई जेवा स्तंभ जरूर होगा, तो पहली पंक्ति जेवा स्तंभ का अवयव A1J। फिर चूँकि B में क्या है, स्तंभों की संख्या कितनी है? n है। B में हमारे स्तंभों की संख्या n है, पंक्तियों की संख्या P, स्तंभों की संख्या n है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लास्ट वाला अवयव हमारा क्या होगा? A1N। ठीक, उसी तरह से B वाले में B वाले का हमारा दूसरी पंक्ति का अवयव होगा B21 B22। इस तरह से यहाँ होगा B2J। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा B2N। फिर इस तरह से बढ़ते जाओगे, यहाँ पे हमारा इस मैट्रिक्स B के IV पंक्ति का अवयव होगा BI1 BI2, और यहाँ पे हो जाएगा BIJ। ये हमारा BIJ क्या होगा? IV पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव। फिर यहाँ पे BIN। फिर इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, चूँकि पंक्तियों की संख्या कितनी है P, तो हमारा यहाँ पे PV पंक्ति P1, फिर P2, इस तरह से PJ, और यहाँ पे PN। ये हमारा क्या है? अवयव A, ये अवयव B। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे A क्रॉस B, A इंटू B निकालेंगे तो ये हमारा आएगा AB, या इसको हम लिखते हैं C। जब C लिखेंगे तो C का अवयव कोई ना कोई आएगा, C का कोई ना कोई अवयव आएगा। C का अवयव मान लो क्या आ रहा है? C11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ C12। इस तरह से करते करते यहाँ पे जेवा स्तंभ C1J। फिर करते करते, चूँकि ये किस कोटि का होगा? ये हमारा था M क्रॉस P कोटि का, ये हमारा था P क्रॉस N कोटि का, तो ये हमारा होगा P छोड़ दो, बचा M क्रॉस N कोटि का होगा। यही तो बताए हैं, गुणनफल जब निकालेंगे दो अवयवों का C आएगा, वो क्या होगा? वो जो पहला वाला अवयव है उसके पंक्तियों की संख्या M, और दूसरे वाले अवयव के स्तंभों की संख्या अर्थात n का जो गुणा करोगे तो वो हमारा क्या होगा? A और B के गुणनफल का कोटि होगा, ऑर्डर होगा। तो इसमें टोटल अवयव कितने होंगे? Mn अवयव होंगे। M पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या, तो पहली पंक्ति का nवां स्तंभ अर्थात C1N, दूसरी पंक्ति C21 C22, इस तरह से C2J, इस तरह से C2N। फिर इसी तरह से यहाँ पे हमारा IV पंक्ति CI1 CI2, इस तरह से CIJ। ये क्या है? ये IV पंक्ति जेवे स्तंभ का हमारा अवयव है CIJ। यहाँ पे CIN। फिर इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा MV पंक्ति का होगा CM1 CM2,
इस तरह CMJ और CMN टोटल अवयव MN। तो वही जो परिभाषा में अवयवों के गुणनफल की परिभाषा में जो कह रहा है कि गुणनफल जो आएगा AB, अर्थात इसको अगर हम C मान लें तो C में आईवें पंक्ति, C में इसके गुणनफल में A और B के गुणनफल में जो अवयव बनेगा उसकी आईवें पंक्ति और जेवें स्तंभ, आईवें पंक्ति और जेवें स्तंभ का जो अवयव है वो क्या है, CIJ, वह हमारा CIJ यही होगा। अवयव C का जो जनरल एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, व्यापक अवयव यही होगा CIJ, अर्थात आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ। तो ये अवयव क्या होगा, ये अवयव A के, इस A के आईवें पंक्ति, A के आईवें पंक्ति, अर्थात A की आईवें पंक्ति मतलब ये आईवें पंक्ति के सारे अवयव, अर्थात ये A के आईवें पंक्ति के सारे अवयव और J के और B के दूसरे वाले B के जेवें स्तंभ के, इसके जेवें स्तंभ के, इसके यही जेवा स्तंभ है, जेवें स्तंभ के संगत अवयवों। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। क्या है कि जो AB निकल के आएगा उसका जनरल अवयव CIJ जो होगा वो I पहला वाला, J दूसरा वाला, ठीक। I पहले वाले अवयव की आईवीं पंक्ति, अर्थात ये आईवीं पंक्ति, J अर्थात दूसरे वाले अवयव के जेवें स्तंभ, पहले वाले की आईवीं पंक्ति दूसरे वाले के जेवें स्तंभ के संगत अवयवों के मतलब इसका इस तरह से ये और ये इस तरह से, अर्थात ऐसे और ऐसे संगत अवयवों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है, गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर हम CIJ निकालें तो क्या होगा, CIJ ये वाला अवयव हमारा होगा क्या, ये वाला अवयव होगा A के आईवीं पंक्ति और B के जेवें स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योगफल के बराबर होगा। देख लो, CIJ A के आईवीं पंक्ति लिख डालो, AI1 AI2 इस तरह से AIJ AIP, ये क्या है, अवयव A का आईवां पंक्ति, अवयव A का आईवां पंक्ति और गुणित ये क्या है, अवयव B का जेवां स्तंभ, जेवां स्तंभ क्या है, B का जेवां स्तंभ क्या है, B1J B2J, B1J B2J, इस तरह से B क्या हो जाएगा, IJ और BPJ। ये गुणनफल का जो व्यापक अवयव है वो क्या है, अवयव A के आईवीं पंक्ति के सभी अवयव और अवयव B के जेवें स्तंभ के सभी अवयवों के संगत अवयवों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब अब इसको निकालोगे तो हो जाएगा AI1 इंटू B1J प्लस, ठीक, AI2 इंटू B2J प्लस, फिर यहाँ और बहुत सारे गुणनफल होंगे, फिर उसके बाद आएगा AIJ इंटू BIJ, ठीक, प्लस इस तरह से AIP इंटू BPJ। ये हमारा क्या होगा, CIJवां स्तंभ होगा, ये वाला CIJवां अवयव होगा, ये वाला अवयव होगा। तो ये तो था व्यापक अवयव लेकर के इस तरह से दिखाया गया। लेकिन जब हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इसका
उदाहरण देखते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम किसी दो अवयवों का गुणनफल निकालते हैं। दो अवयवों का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। मान लो एक अवयव ए दिया है जिसका अवयव क्या है 1 2 3 4। ठीक, ये किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2 अर्थात 2 क्रम का वर्ग अवयव है। एक अवयव बी दिया है जिसका अवयव है क्या 0 -1 2 और -2 3 और 1। ये एक अवयव ए है जो 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव है। एक अवयव बी है जो हमारा 2 क्रॉस 3 कोटि का अवयव है। तो अब कह रहा है कि ए बी निकालिए। ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ए बी क्या परिभाषित है। ए बी निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता। तो ए बी तभी निकाला जाएगा, आपको पता है कि जब क्या हो अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। यहाँ पे अवयव ए में स्तंभों की संख्या और अवयव बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए ए बी क्या होगा हमारा डिफाइन होगा अर्थात परिभाषित होगा, इसको निकाला जा सकता है। लेकिन बी ए को देखिए, अगर हम बी और ए निकालें तो क्या ये परिभाषित है अर्थात बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी तो बी ए हमारा पॉसिबल होगा निकलेगा। देखिए बी में स्तंभों की संख्या 3 है, ए में पंक्तियों की संख्या 2 है अर्थात 3 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए हमारा बी ए क्या हो गया, ये परिभाषित नहीं है, ये हमारा नहीं निकल पाएगा। तो ए बी निकलेगा तो कैसे निकलेगा इसको देख लीजिए। ए बी बराबर हमारा क्या होगा, दो अवयवों के गुणनफल की परिभाषा थी कि गुणनफल में जो अवयव आएगा सी आई जे वो क्या होगा, वो ए के आई वी पंक्ति और बी के जेवें स्तंभ के अब संगत अवयवों के गुणनफल के योगफल के बराबर होगा। देखते हैं। सबसे पहले तो ए बी में अब कोटि क्या होगी, ए बी की कोटि होगी यहाँ पे 2 निकल जाएगा, 2 बचेगा 2 क्रॉस 3 अर्थात ए बी जब निकालेंगे हम अवयव ए अवयव बी का जब गुणनफल निकालेंगे तो वो हमारा जो है 2 क्रॉस 3 कोटि का अवयव निकलेगा। इसमें 2 पंक्तियाँ होंगी और 3 स्तंभ होंगे, स्तंभों की संख्या 3 होगी। तो इसमें अवयव क्या होंगे, देखिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव हमारा क्या होगा, यह होगा अवयव ए के पहली पंक्ति अर्थात यहाँ से यहाँ ये पहली पंक्ति और अवयव बी के पहले स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योगफल। देखिए संगत अवयवों के गुणनफल का योगफल क्या होगा, देखिए ध्यान से 1 इंटू 0 फिर प्लस एक, ये खत्म हो गया, बचा क्या 2, तो 2 इंटू माइनस टू ये आ गया, ये और आगे होगा, चलो इसको छोड़ क्योंकि बड़ा होगा। ये बी हमारा इसको अगर समझाना है तो इस तरह से देखिए, ये यहाँ से ले लीजिए, ठीक 2 क्रॉस 3 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -2 फिर इसका पहली पंक्ति पहला स्तंभ अर्थात ये अगर सी है तो C1 क्या हो गया, ये C12 क्या होगा, ये C12 होगा। ये क्या होगा, पहली पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ, इसका पहली पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ के संगत अवयवों का योगफल अर्थात 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक। अब ये वाला अवयव ए बी का जो ये अवयव
1 3 होगा। इसको निकालिए, यही तो होगा पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो क्या होगा, अवयव ए के पहली पंक्ति अवयव बी के तीसरे स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल का योग होगा। निकालिए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ठीक। अर्थात इस तरह से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जा कर के इस तरह से नीचे जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर इस तरह से गुणा होकर के जुड़ जाएगा। ये पहली पंक्ति के सारे अवयव निकल गए। अब गुणनफल के दूसरी पंक्ति को निकालो। दूसरी पंक्ति मतलब इसका ए का दूसरी पंक्ति और बी के ये स्तंभ। 3 इंटू यहाँ से चले 3 और यहाँ से चले ऊपर से 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, ये हो गया क्या C21। अब C22 निकालो। C2 और 2 मतलब ये 2 मतलब ए का दूसरी पंक्ति बी का दूसरा स्तंभ। गुणा करो 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3, इधर से गए और यहाँ से आए। फिर लास्ट वाला अवयव 3 गुणे 2 4 गुणे 1, 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1, सारे के सारे अवयव हमारे निकल गए। अब इसको जोड़ के लिख दो। सी बराबर अर्थात ए बी बराबर हमारा आ जाएगा 1 0 हम 0 प्लस नहीं, ये माइनस से प्लस अर्थात माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पे -1 प्लस 3 दूनी 6, अर्थात यहाँ पे क्या होगा 2 1 कम 2 प्लस ये 2 1 कम 2 और यहाँ पे 3 0 हम 0 प्लस अर्थात माइनस हो जाएगा। 1 मिनट नीचे हो गया क्या, हाँ यहाँ पे माइनस हो गया 4 दूनी 8, फिर इसमें -3 प्लस 4 3 12, इसमें 3 दूनी 6 प्लस 4 कम 4, अर्थात अब इसको आगे देखो -4 यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 2 4, इसमें -8, इसमें क्या हो जाएगा 9, इसमें 6 4 10, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, निकल गया 2 क्रॉस 3 कोटि का। 2 क्रॉस 3 अर्थात 2 गुणे 3 क्रम का हमारा अवयव बन गया, जो क्या है अवयव ए और अवयव बी का गुणनफल है, जिसको हम सी नाम देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी दो अवयवों का गुणा करते हैं, इस तरह से किसी भी दो अवयवों ए और बी का गुणनफल निकालते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप लोग चेक कीजिएगा कि कोई भी दो अवयव अगर दिए हैं तो क्या पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयवों के पंक्तियों की संख्या बराबर रहेगी, तभी उन दोनों अवयवों का मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, ए इंटू बी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। चलिए अब ये तो हो गया हमारा अवयवों का गुणनफल। इसके बाद आता है अवयवों के गुणन के गुणधर्म। अवयवों के गुणन के गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें गुण क्या है। पहला गुण ये है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जनरली सामान्य तौर पर दो अवयवों का गुणन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। एडिशन तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता था, बट यहाँ पे दो अवयवों ए और बी का गुणनफल अर्थात ए बी ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जनरल केस में ये नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने दिखाया जब यहाँ पे ए और बी दो अवयव ले करके चेक किया तो ए बी तो संभव था, बट बी ए संभव है ही नहीं। या हो सकता है कि संभव हो जाए, लेकिन जब उसको सॉल्व करें तो ए बी के अवयव अलग आ रहा हो और बी ए का अवयव अलग आ रहा हो, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यही होता है, ठीक। फिर इसका मतलब कि सामान्यतः अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा गुण क्या है कि अवयवों का गुणन साचर नियम का पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ जो होगा साचर नियम, उसका क्या करेगा, अवयवों का गुणन पालन करेगा। जैसे मान लो अगर कोई तीन अवयव ए बी और सी हैं,
तो साचर नियम क्या होगा कि ए बी इंटू सी, अर्थात ए और बी का गुणनफल कीजिए, फिर जो गुणनफल आए उसमें सी का गुणनफल कीजिए, तो ये हमारा बराबर होगा ए और बी सी, अर्थात ए बी और सी का कर दीजिए, उसके बाद फिर ए से करिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अवयवों के गुणन का साहचर्य नियम, अर्थात अवयवों के गुणन का साहचर्य नियम जो है हमारा क्या होगा पालन करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, हम नोट्स में भेज दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अवयवों का गुणन वितरण नियम का पालन करता है। ठीक, वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात अगर किन्हीं कोई भी तीन अवयव ए बी सी दिए हुए हैं, ए बी सी अगर दिए हुए हों, तो हम चाहे ए बी प्लस सी निकालें, ये हमारा बराबर होगा किसका ए बी इंटू ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये चीज़, अर्थात दो अवयवों बी प्लस सी का योग कर लीजिए, फिर ए से इस तरह से निकालिए, वितरण कीजिए, तो ये जो है इसके बराबर होगा, ये हमारा सत्य होता है, पालन करता है। ठीक, या ए प्लस बी निकालिए और इधर सी से गुणा कीजिए, तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी हो जाएगा, इस तरह से ये भी पालन करता है। पालन तब, इसके लिए भी कंडीशन है, पालन तब करेगा जब दोनों पक्ष के जो समीकरण ये क्या हों, इनका अस्तित्व हो, अर्थात परिभाषित हो, अर्थात ए सी जो है बी सी परिभाषित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए का कोट जो है और सी के कोट जो है उसमें इस ए के स्तंभों की संख्या सी के पंक्तियों की संख्या अगर बराबर नहीं होगी तो ये क्या होगा, परिभाषित ही नहीं होगा। अगर ये परिभाषित है तो ये चीज़ फॉलो करेगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस तरह से तो उसमें सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक, और अवयवों के गुणन का तत्समक नियम, चौथी प्रॉपर्टी, अवयवों के गुणन के तत्समक का अस्तित्व। इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग अवयव, तत्समक क्या होता है, वर्ग अवयव के लिए होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए समान कोट के एक अवयव आई का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि आई का ए के साथ गुणा करिए या फिर ए का आई के साथ गुणा करिए, तो ये ए ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। अगर ए क्या है 2x3 कोट का कोई अवयव है, तो इसके लिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तत्समक जो अवयव होगा वो क्या होगा, अच्छा वर्ग अवयव के लिए तत्समक वाला जो है तत्समक अस्तित्व, ये वर्ग अवयव के लिए, अर्थात यहाँ पे 3x3 होना चाहिए या 2x2 होना चाहिए। मान लीजिए कोई वर्ग अवयव ए है जो 3x3 क्रम का अवयव है, तो इसके लिए एक तत्समक अवयव का अस्तित्व जरूर होगा, जहाँ पे क्या होगा 1 1 1 और ये 0, इस तरह से ये हमारा क्या होता है तत्समक मैट्रिक्स। अर्थात इसको हम इसके साथ गुणा करें चाहे इसको इसके साथ गुणा करें तो हमारा इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ये मान क्या होगा हमारा बराबर होगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, अवयवों का गुणन किस तरह से गुणा करते हैं, ठीक, और उसके प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बड़े आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो एक्सरसाइज 3.2 पे बनाऊंगा। तो ठीक है, तब से कोशिश कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने की।